हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। और आज के इस जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली आपका जीएसएससी की रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पीजीटी इकोनॉमिक्स और साथ ही एक टेंटेटिव जो वैकेंसी है जो संभावित है कि आपका सितंबर के महीने में आए, वो है आपका जीएसएससी सीजीएल टेक्निकल। और इसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं, जैसे कि स्टेट इन्वेस्टिगेटर यानी सांख्यिकी अन्वेषक, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी और इस तरह की तमाम जितनी भी वैकेंसीज है, इन सभी के लिए ये काफ़ी उपयोगी सेशन है। और ये आपका बाइलिंगुअल है। दूसरा है ये आपका बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे या फिर हिंदी में क्वेश्चंस रहेंगे। अगला जो सेशन होगा वो हिंदी वाला क्वेश्चंस रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपका इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा, मतलब कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश में। और ये जो सेशन है अभी इंग्लिश वाले सेशन में हिंदी में एक्सप्लेनेशन रहेगा, मतलब कि किसी भी तरीके से आपको हिंदी माध्यम के हों छात्र या फिर आप अंग्रेजी माध्यम के हों तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तीसरा है कि ये आपका 50 डेज़ का प्रोग्राम है, 50 डेज़ का प्रोग्राम है और जिसमें कि आपको 25 से 30 प्रश्न डेली होगा। ठीक है। और ये आपका ऑलमोस्ट कवर करेगा झारखंड इकोनॉमी का भी 150 क्वेश्चंस, और झारखंड इकोनॉमी के वैसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी लेटेस्ट हों, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान रखते हुए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीटली इन सभी के माध्यम से। साथ ही ये और एक बात है कि जेएसएससी के अतिरिक्त ये आपका जेपीएससी 11th के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है, और साथ ही सीडीपीओ एवं अन्य जितनी भी एग्जामिनेशन है, जेएसएससी सीजीएल, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी होने वाला है। ठीक है। तो चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस सेशन को लाइक कर लें। और ये सेशन आपका 50 डेज़ का जो प्रोग्राम है उसके बारे में अधिक जानकारी जो है आप इस नंबर पर जो दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर आप प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन को शुरू करते हैं और अपने पहले टॉपिक पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यानी आर्थिक विकास के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसमें आपका स्ट्रक्चर भी है, आपका स्ट्रक्चर भी है और फ्रेमवर्क है। यानी अगर बात करें सिलेबस की तो अर्थव्यवस्था का ढांचा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको दिखने जा रहा है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। प्रश्न है, भारत जो है आपका $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अपेक्षा कर रहा है, कब तक? तो इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सिर्फ डिस्कशन को सुनना है, डिस्कशन को समझना है, ताकि जो है आपको आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है। और ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बेनिफिट करने वाला है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप चाहे जितना भी पढ़ लें, क्वेश्चंस तो आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा या फिर जो पूछा जाने वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप पहले से कर लेंगे तो ही आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा नंबर लाएंगे, है ना। तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अधिकतर संभावित प्रश्न ही हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत कब तक हो जाना है भारत को? तो इसका उत्तर होगा 2024। क्यों? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में ऐसा कहा था, और उन्होंने एक भविष्य के आधार पर एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2024 तक, 2019 में उन्होंने 5 साल का जो एक्सटेंडेड टारगेट होता है, विस्तारित लक्ष्य होता है, उसे कहा था कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे भारत। ठीक है।
और इस प्रकार से भारत जो है आपका तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा विश्व में। और अभी जो है भारत जो है आपका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सेम क्वेश्चन है, देखिए 2 बार आया है इस प्रकार के प्रश्न, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न है थोड़ा डिफरेंट है, ये प्रश्न है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था बेसिकली आपका मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। तो इसका जो सही उत्तर है, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स वेयर पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के, जहाँ दोनों सह अस्तित्व में हों, है ना, को एग्जिस्ट करते हों, सह अस्तित्व में हों, तो ऐसे इकोनॉमी को, ऐसे नेशनल इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और देखिए इससे रिलेटेड जो सेशन है वो हम लोग टारगेट बैच में काफ़ी डिटेल में पढ़ भी रहे हैं, है ना, टारगेट बैच में काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग टारगेट बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस नंबर पर जो दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा वो है आपका फिर से मिक्स्ड इकोनॉमी पर है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और देखिए ये किस तरीके से रिपीट होता है, क्वेश्चंस कितने बार पूछे जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा संभावना रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से, यही फायदा होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करें, इनरोल करें। फिर है आपका अगला जो प्रश्न है वो है छठा प्रश्न जिस पर हम आते हैं, और वो है आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। और ये देखिए 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है ARO की परीक्षा में, यूपी के। तो प्रश्न है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो ये भी आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है, यहाँ पर सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ना कि हमारा सिर्फ मकसद ये रहेगा कि हम लोग क्वेश्चंस को देख लें, बल्कि उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे उन सभी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो इसका भी उत्तर क्या हुआ आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, तो वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आठवां जो प्रश्न है वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। नौवां जो प्रश्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, पूछ रहा है कि इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया, क्या हम इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो आप देखिए, फूड डिफिसिट इकोनॉमी यानी खाद्य के अभाव वाला आर्थिक अर्थव्यवस्था है, लेबर सरप्लस यानी श्रम की अधिकता वाला इकोनॉमी है, ट्रेड सरप्लस यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा काफ़ी अच्छा है, यानी एक्सपोर्ट हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं, क्या ऐसा अर्थव्यवस्था है, ट्रेड सरप्लस वाला इकोनॉमी है। या फिर कैपिटल सरप्लस यानी कैपिटल जो है हमारा रिसीट है वो, यानी कैपिटल जो प्राप्ति है वो सरप्लस है हमारा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये चीज़ें आपका क्वेश्चन देखिए 48वें से 52वें बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछी गई थी, और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यानी श्रम की अधिकता वाला इकोनॉमी है हमारा, ठीक है। देखिए ये इस तरह के प्रश्न जो काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आता है तो हम लोग जो है क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, कारण बड़ा सिंपल है। कारण ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वहाँ पर जाके एग्जामिनेशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। कंफ्यूज इन द सेंस कि ए फूड डिफिसिट इकोनॉमी, आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ खाद्य के अभाव वाला इकोनॉमी है, या फिर कैपिटल सरप्लस वाला इकोनॉमी है, ऐसा लग सकता है। तो कन्फ्यूज़न को आप सबसे पहले ही आप ये करिए कि कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप इस तरह के MCQs को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये जो है आपका
काफ़ी हद तक जो है आपके रिवीजन मोड को स्पीड देता है, गति प्रदान करता है, और ये गति जो है आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट करता है। ठीक है, तो इंडिया इज क्लासिफाइड एज ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी। इंडिया इज क्लासिफाइड एज ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पॉपुलेशन। देखिए भारत का जो जनसंख्या है वो ऑफिशियली तो अभी दूसरे स्थान पर है हम लोग, लेकिन अनऑफिशियली बात करें, क्योंकि देखिए रिलीज डाटा जो है वो अभी तक जारी हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जो है सेंसस में चाइना से भी आगे जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो जनसंख्या है वो आपका एक काफ़ी अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स को जनरेट करती है ना, और इसी वजह से हम लोगों का जो इकोनॉमी है वो आपका लेबर सरप्लस इकोनॉमी माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। प्रश्न है, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सभी में से किससे आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था लक्षित होती है, यानी उसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लो पर कैपिटल इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होगा, और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो भी आपका पूंजी का जो निर्माण होता है वो भी कम होगा। तो ये दो जो है आपका इसकी विशेषताएं हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। ठीक है, चलिए इसके डिस्कशन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स दैट इंडिया इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। भारत एक अविकसित या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या फिर विकासशील अर्थव्यवस्था है, ये हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या ये होगा, या हाई डिपेंडेंसी रेशियो ये होगा, या फिर स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ये होगा, या फिर चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ये होगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो होगा इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो एंड स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम करेक्टली एक्सप्लेन। यानी ये तीन चीज आपका, सबसे पहले तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का असमान वितरण है, फिर है हाई डिपेंडेंसी रेशियो यानी निर्भरता जो है हमारा, निर्भरता का जो अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा है ना। उसके बाद है आपका स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, रेट ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के दर में काफ़ी कमी है ना, ये आपका डाउनवर्ड्स है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी वजह से ये आपका ये तीन चीज़ें जो है यहाँ पर सही होगा, और तीन चीज़ें सही होने के कारण यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 1 2 3 कहीं नहीं है ना, 1 2 3 कहीं नहीं है, तो अगर 1 2 3 होता तो आंसर ये आपका हो जाता। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये 12वां नंबर प्रश्न जो है वो लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग कैटेगरी। तो फिर से वैसा ही प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर होगा ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, यानी यहाँ के लोग जो है कृषि पर ज़्यादातर निर्भर हैं। फिर यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, और पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल यानी मानव संसाधन का निम्न श्रेणी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी अनस्किल्ड लेबर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, अनस्किल्ड है। तो इसी वजह से ये तीन जो फीचर्स हैं, तो ये आपका तीन कारणों से आपका ये चीज़ डिसाइड होता है कि ये जो है डेवलपिंग कैटेगरी में आता है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है,
चलिए, और ये इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी के जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका लो पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है यहाँ पर। फिर एक्सेसिव डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पर, कृषि पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। उसके बाद है जनसंख्या दर काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या दर भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसी बेरोजगारी जो कि काफ़ी दिनों से है ना। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रसार है। जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। फिर है पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण का काफ़ी पुअर रेट है ना। उसके बाद है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अल्प विकसित आपकी तकनीकी क्षमता है यहाँ पर। ह्यूमन कैपिटल भी यहाँ पर पुअर क्वालिटी के हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी संरचना की काफ़ी ज़्यादा कमी है। और हाई लेवल ऑफ पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, यानी गरीबी और असमानता जो है काफ़ी उच्च स्तर पर है। लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी आपका पुनः औद्योगिक जो है आपका विकास काफ़ी कम है, औद्योगिक विकास काफ़ी कम है। फिर है मार्केट इम्परफेक्शन, ठीक है, मतलब कि प्रतिस्पर्धा वाला मार्केट नहीं है ना। ज़्यादातर जो विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और ज़्यादातर जो है भारतीय इकोनॉमी ग्रामीण क्षेत्रों पर ही एक्सटेंडेड है, विस्तारित है, ठीक है। और उसके बाद है लो लेवल ऑफ लिविंग, यानी जीवन का जो निम्न स्तर है वो है, जीवन जीने का निम्न स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी निम्न है। चलिए, अब है आपका 14वां जो प्रश्न है, द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, लो पर कैपिटा इनकम, मासिव अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका सही उत्तर है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद है लो पर कैपिटा इनकम, यानी कम है प्रति व्यक्ति आय, और मासिव अनएम्प्लॉयमेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये तीन जो है आपका ये सही है। बाकी जो दूसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री, ये आपका गलत है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा 1, 3 एंड 4 होगा। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट। यहां पूछ रहा है कौन सा गैर आर्थिक तत्व है यहाँ पर, है ना। गैर आर्थिक तत्व कौन सा है, किसमें, इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, किसी देश के वृद्धि के लिए, विकास के लिए इसमें कौन सा गैर आर्थिक तत्व है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सोशल बिहेवियर, यानी सामाजिक व्यवहार, ठीक है। बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एनर्जी रिसोर्सेस हैं और कैपिटल रिसोर्सेस हैं, ये आपका सही है। अब है यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास को दो तरह के फैक्टर जो हैं वो आपका डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, यानी आर्थिक कारक और नॉन आर्थिक कारक, यानी गैर आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में आपका नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्सेस हो जाएगा, लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाएगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। वहीं गैर आर्थिक फैक्टर्स की बात करें तो वो आपका सोशल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी वही चीज़ आपका यहाँ पर जो है दिया हुआ था ऑप्शन में, सोशल बिहेवियर। तो ये आपका एक नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है, यानी गैर आर्थिक कारक है। उसके बाद है रिलीजियस कंपोनेंट, यानी आपका धार्मिक तत्व। उसके बाद पॉलिटिकल कंपोनेंट है और इंटरनेशनल कंपोनेंट, साथ ही साइंटिफिक कंपोनेंट। ये 5 जो है आपका जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, 17वां जो प्रश्न है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म।
सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पार्ट नहीं है। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स, यानी ये दो जो रिफॉर्म्स हैं ये पार्ट हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पार्ट हैं। पहला है ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स और दूसरा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, 18वां प्रश्न पर आते हैं और ये है आपका इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड पर्सन बोथ, है ना। राज्य और देश, राज्य और व्यक्ति दोनों का ही डेवलपमेंट इंश्योर करता है भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे अपने टॉपिक्स पर, वो है आपका नेशनल इनकम, और इसके बारे में एक काफ़ी डिटेल सा सीरीज हम जो है पढ़ा चुके हैं, वो आपको यहाँ पर हम उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। वो आपका नेशनल इनकम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर डिस्कशन किए हुए हैं, सो दैट कि आप लोग जो है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज को अगर कर रहे होंगे तो ताकि आपको दिक्कत वहाँ पर ना हो। तो नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है आपका, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, यानी राष्ट्रीय आय क्या जो है आपका क्या बतलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और उसमें हम लोग किस चीज़ को माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन यानी ह्रास को माइनस करेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष कर को, और इसमें हम लोग सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, ये माइनस करेंगे और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडीज को इसमें भी माइनस करेंगे, लेकिन पूरे एग्रीगेट फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है पूरा जो एक डिटेल्ड जो एनालिसिस इसका किया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें माइनस होता है डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग माइनस कर देते हैं और इसमें सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट एफसी इज नॉन एज नेशनल इनकम, और ये ही आपका नेशनल इनकम जो है कौन सा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। किस कॉस्ट पर, फैक्टर के कॉस्ट पर, यानी फैक्टर के कॉस्ट पर। और ये कब कहा गया है, 2005 में आपका इस चीज को कहा गया है। हम्म, 2015 में किसने कहा, सीएसओ ने कहा है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल जो है आप वीडियो जरूर देख लेंगे, वहाँ पर आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप देख लेंगे। उसके बाद है आपका नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही कहलाता है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है ना। उसके बाद है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है। और ये देखिए काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है एग्जामिनेशन में, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, यानी जीएनपी में अगर हम लोग माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन को, वो भी मार्केट प्राइस, तो ये आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाता है। ठीक है, अब है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये चीज तो किया हुआ है ना। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम
of the economy is CIGXM, stands for consumption, investment, government expenditure, total export and total import। ये आपको करवाया हुआ है ना, प्रोडक्ट मेथड में करवाए हैं। हाँ, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड में करवाया हुआ है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि इसमें आपका क्या सही है, फॉर्मूला क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वाई। वाई यहाँ पर नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और CIG और X माइनस M ये आपका डिटेल्ड में डिस्कशन किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ पर जरूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू कैलकुलेट द GDP। तो प्रोडक्ट मेथड है, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड ये आपका नहीं है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड भी है, ठीक है। और ये देखिए काफी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। चलिए, ये आपका 27वां प्रश्न होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड GNP। NNP और GNP क्या है पूछ रहा है ना। तो NNP और GNP एक्चुअली क्या है, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए। तो कह रहा है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इज मेजर्ड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग NNP के थ्रू मापते हैं और GNP के थ्रू मापते हैं, ठीक है। और बोथ ऑफ दिस आर डिफरेंट है ये दोनों। किस आधार पर डिफरेंट है, तो GNP में अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वही आपका NNP कहलाता है, तो इसीलिए आपका ये डिफरेंस है। और इस आधार पर आपका जो है A और D दोनों ही सही है, A भी सही है और D भी सही है, क्योंकि यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट, ये सही है। और वैल्यू मेजर्स ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन, ये दोनों वैल्यू किस चीज़ का ये करते हैं, किस चीज़ का माप करते हैं, तो ये आपका नेशनल प्रोडक्शन को इससे आकलन इसका किया जाता है, ठीक है। 8वां जो है वो देखिए, इसके बारे में भी, बेस ईयर के बारे में भी हमने जो है आपको एक डिटेल्ड सेशन जितना भी है नेशनल इनकम का उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर इसको डिस्कस किया है। बेस ईयर ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स क्या कहता है बेस ईयर, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल GDP, है ना। यानी कि रियल GDP को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, एक बेस ईयर के आधार पर करते हैं, है ना। और अभी वर्तमान में कौन सा है बेस ईयर, 2011-12, ये आपका बेस ईयर है, ठीक है। 29वां जो प्रश्न है वो है आपका वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज इंडिया इज क्या है, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, इन्फ्लेशन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को भी हम लोग मेजर कर लेते हैं, किस आधार पर, बेस ईयर, करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के आधार पर हम लोग मेजर कर लेते हैं नेशनल इनकम को। लेकिन नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी गैर संरचनात्मक क्षेत्र जो है ना, गैर संरचनात्मक क्षेत्र, क्यों ये, क्योंकि इसका जो है अकाउंटिंग जो है होना बहुत मुश्किल हो पाता है, इसका अकाउंटिंग सही से नहीं हो पाता, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ा चैलेंज है, चुनौती है ना CSO के लिए, कि नेशनल इनकम को नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा मेजर करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तीसवां जो प्रश्न है वो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट के आधार पर आपको उसका सही और गलत क्या है वो चीज़ तय करना है। तो देखिए, ये इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, NDP क्या है। NDP है आपका एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट, ठीक है, जिसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं किससे, GDP से। वहीं आपका NDP जो है GDP में डिप्रिसिएशन को माइनस करने पर पाया जाता है ना। तो इसीलिए इस प्रकार से इसी के आधारित जितने भी स्टेटमेंट थे वो सभी गलत हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर GDP प्लस डिप्रिसिएशन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका
पर कैपिटा इनकम बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इनकम, ये भी गलत है। और स्टेटमेंट 3, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपका गलत है। 31वां जो प्रश्न है वो आप देख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सेशन को कंपाइल करेंगे और फिर जो है अगला सेशन जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। इफ ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइसेस एंड मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल्ड, कह रहा है कि इफ ओवर ए गिवन मतलब एक समय अवधि में आपका प्राइस और इनकम दोनों ही डबल हो जाता है तो रियल इनकम में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है अनचेंज। यानी देखिए रियल इनकम किसको कहते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन जो है किया हुआ है नेशनल इनकम के टॉपिक में। तो रियल इनकम समझिए आप, पहला है आपका रियल इनकम, फिर आपका पर्सनल इनकम और एक है आपका डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और ये पर्सनल इनकम से अच्छा होगा नॉमिनल इनकम का है यहाँ पर, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम और फिर डिस्पोजेबल इनकम। तो ये रियल इनकम क्या होता है कि जो आपको एक्चुअल में मिला हुआ रहता है ना। मान लीजिए आपको कुछ दिया है ना, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पर आपको जितना मान लीजिए 1000 रुपया दिया, तो ये आपका रियल इनकम हो गया। तो कहता है कि अगर प्राइस और मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल, दोनों ही चीज़ डबल हो जाता है, तो आपका रियल इनकम में कोई बदलाव नहीं होता है ना। ये चीज़ें यहाँ पर कहना चाह रहा है, क्योंकि आपका प्राइस भी मान लीजिए 10 रुपया था तो ये 20 रुपया हो गया, डबल हो गया। और यहाँ पर 1000 रुपया था और ये भी आपका डबल हुआ, मान लीजिए 2000 रुपया हुआ। तो रियल इनकम जो है, ये रियल इनकम का बात हो रहा है, तो रियल इनकम क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है ना, कोई बदलाव नहीं हुआ। चलिए, तो ये यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं और इसके बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेशनल इनकम को कंप्लीट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो रिपीटेड रहेंगे उसको इग्नोर करेंगे और जो रिपीटेड नहीं रहेंगे उसको हम लोग जो है सेशन में लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इस कंप्लीट सेशन को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से इसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करते जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।